सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। देखिए, पूछे आपसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, इसमें से कौन से ईयर में आया था? अलग अलग ईयर आपको दिए गए हैं। देखिए, आंसर है इसका ऑप्शन ए। 1960 में ये लॉ पास हुआ था, जिसमें प्रिवेंट किया गया था कि किसी भी तरह की क्रुएलिटी नहीं होगी एनिमल्स के साथ। देखिए, यहाँ पर एनिमल्स को इस एक्ट में ये बताया गया था कि एनिमल्स जो है उनको अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग नहीं दी जाएगी। एनिमल्स को सुना भी होगा आपने कि एनिमल्स किलिंग होती थी अनऑथराइज, जो ऑथराइज नहीं होती है, एनिमल किलिंग की जाती थी लोगों के द्वारा। और बहुत सारी जगहों पे जो सर्कस वगैरह होते थे उसमें भी एनिमल्स को यूज़ किया जाता था और उनको सफ़र किया जाता था, उनको पेन, उनको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो उनके लिए सूटेबल नहीं होती थी वहाँ पर। तो इस तरह का एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया 1960 में, जिसमें उन्होंने बोला कि इस तरह की कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल ही नहीं करी जाएगी एनिमल्स के साथ। फिर देखिए, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है प्रोहिबिटेड है। किसी भी ड्रग को जो है एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता कि वो इसमें से कौन सी कंडीशन को ट्रीट कर सकती है। तो आपको देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कैंसर, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताएं तो क्या था, एक एक्ट था। देखिए, ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट, जो कि 1954 में पास किया था। इससे पहले क्या था कि बहुत सारे जो टेलीविजन एंड रेडियोज़ जो थे उस पर एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिश किए जाते, एडवर्टीजमेंट दिए जाते थे। वो कोई ड्रग बता देते थे और वो बोलते थे कि कोई भी जो मेडिकल कंडीशन होती है, बहुत सारी कंडीशंस, कि ये ड्रग जो है उसको ट्रीट कर सकती है। तो क्या होता था, बहुत ही ये मिसलीडिंग होता था, जो लोग होते थे उसको कंफ्यूज करने का काम होता था। तो फिर क्या हुआ, इस तरह का एक्ट पास हुआ 1954 में, जिसमें क्या बताया गया। देखिए, वीडियो को पॉज करके आप ये पूरा ही सेंटेंस जो है पढ़ सकते हैं। इसमें ये बताया गया कि कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिश नहीं करेगा कहीं भी, जिसमें ये बताया गया हो कि जो कोई भी ड्रग जो है वो यूज़फुल है डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के लिए किसी भी तरह की डिसीज़ की। और अगर ऐसा किया जाता है तो उस पर लीगल एक्शन होता है उस एडवर्टीजमेंट कंपनी या उस पर्सन पे। तो इसीलिए देखिए, कोई भी अगर ये इस तरह की डिसीज़ होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको ड्रग देते हैं। आप एडवर्टीजमेंट नहीं देखते होंगे अपने टेलीविजन पे किसी भी तरह की ड्रग का जो बोल रही है कि ये चीज़, ये इस तरह की कंडीशन जो है वो ठीक कर सकती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं टीवी पे, बट इन तरह के किसी भी ड्रग्स के एडवर्टीजमेंट अब नहीं आते हैं टेलीविजन या रेडियोज़ पे। फिर है देखिए कि एज पर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो किसका स्टैच्यू है, मतलब वो किसको सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस देता है, सोशल, लाइफ सेविंग, मॉरल या इकोनॉमिकल? आंसर है इसका ऑप्शन बी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये पास किया गया था और सबसे ज़्यादा ये जो इंपॉर्टेंस देता है वो लाइफ सेविंग है। पेशेंट्स की, जो भी पर्सन है उसकी लाइफ को सेव करो, उसकी जान बचाना इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो था। पार्लियामेंट ने फॉर्म किया था देखिए इस तरह का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो कि बेसिकली रेगुलेट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन इंडिया। तो जो भी ड्रग इंडिया में आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी, और जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उन सारी चीज़ों को ये रेगुलेट करता है इस तरह का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। बट इसका देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ड्रग और कॉस्मेटिक सोल्ड की जा रही है, खरीदी जा रही है इंडिया में, बाहर से लाई जा रही है, अलग अलग स्टेट एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारी ड्रग जो है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे खरी उतरें। तो बेसिकली अगर तीनों को हम मिला के देखें तो क्या होता है कि सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस उन्होंने दी है कि ये ड्रग जो है वो लाइफ सेव करे पर्सन की, उनको किसी तरह का खतरा ना हो, जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको। फिर देखिए, लाइसेंस इशू किए जाते हैं फॉर बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी, वो इनमें से किसके द्वारा किए जाते हैं? एक्साइज कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस? आंसर है इसका ऑप्शन ए, एक्साइज कमीशन के द्वारा किए जाते हैं बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी के लाइसेंस इशू। क्या होते हैं ये अभी हम आपको बताएं। ये कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट का एक पार्ट डिपार्टमेंट होता है ये, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1855 में। और इसका बेसिक काम क्या होता है, ये
कस्टम लॉज, जो भी व्यापार के जो कानून होते हैं वो लागू करता है चीज़ों पे। इम्पोर्ट ड्यूटी एंड लैंड रेवेन्यू ये कलेक्ट करता है। आपने सुना होगा एक्साइज ड्यूटी, मतलब एक तरह का टैक्स जो है ये कलेक्ट करता है। ये किसी भी तरह के व्यापार जो भी नेशनली व्यापार हो रहे हैं उसके लिए अपना टैक्स जो है वो कलेक्ट करता है। फिर देखिए ये इशू करता है लाइसेंस बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज़ के लिए। एल्कोहलिक प्रिपरेशन मतलब वो प्रिपरेशन जिसमें थोड़ी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल्स का यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए लाइसेंस इशू किए जाते हैं एक्साइज कमीशन के द्वारा। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या होता है, इन बॉन्ड आउटसाइड बॉन्ड दोनों को ही लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इन बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि ये सारे रूम्स होते हैं। देखिए रॉ स्पिरिट के लिए एक रूम होता है, मैन्युफैक्चरिंग रूम होता है, फिनिश्ड गुड के लिए एक रूम होता है, और एक्साइज स्टाफ ऑफिसर जो है क्योंकि यहाँ पर ये अपॉइंट किया जाता है उसके लिए भी एक रूम होता है। आउटसाइड बॉन्ड में देखिए जो एक्साइज स्टाफ होता है वो नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक्साइज स्टाफ एक्साइज कमीशन का एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है इन सारे फंक्शंस को देखने के लिए, तो उसके लिए भी एक रूम बनाया जाता है यहाँ पर। बट यहाँ पर एक्साइज स्टाफ नहीं होता तो सिर्फ उसका रूम नहीं होता, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह ही होता है। देखिए फिर इसमें क्या होता है, देखिए इन बॉन्ड में एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है जब रिमूव किए जाते हैं गुड्स बॉन्डेड लेबोरेटरी से, मतलब जब एक्सपोर्ट किया जाता है माल ड्यूटी लगती है। और यहाँ पर आउटसाइड बॉन्ड में क्या किया जाता है, जब टाइम ऑफ स्पिरिट परचेज जब इंपोर्ट किया जाता है सामान तो एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो ये भी डिफरेंस होता है इन दोनों में। फिर यहाँ पर हमने आपको बता दिया। और यहाँ पर देखिए आउटसाइड बॉन्ड जो है ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसके लिए दिया जाता है लाइसेंस, जबकि इन बॉन्ड जो होता है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाता है। देखिए पूछा है आपसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार स्टैंडर्ड ड्रग इसमें से कौन सी ड्रग होती हैं, तो ऑप्शन दिए गए। देखिए ऐसी ड्रग जो कि कंप्लाई करे स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सारे स्टैंडर्ड्स पे जो खरी उतरे हैं, ऐसी ड्रग जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खरी उतरे हैं, ऐसी ड्रग जो कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया को कंप्लाई करें, या नन ऑफ द अबव। आंसर इसका ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार स्टैंडर्ड ड्रग वो ड्रग होती हैं जो कि सारे ही स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट उनको कंप्लाई करें। देखिए क्या था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो 1940 में पास हुआ था, बट ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो है ये पास किए गए थे देखिए 1945 में। इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स में क्या था कि ड्रग्स को अलग अलग शेड्यूल में क्लासिफाई किया गया था। अलग अलग शेड्यूल्स के ड्रग आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, जिसमें अलग अलग शेड्यूल्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी है वो, तो उन्हें आप प्लीज़ ज़रूर देख लें। शेड्यूल एच, शेड्यूल एम और बहुत सारे शेड्यूल्स हैं जिनमें ड्रग को क्लासिफाई किया गया है, और इन सारे शेड्यूल्स में गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरह से ड्रग को स्टोर करना है, किस तरह से सेल करना है, डिस्प्ले करना है। तो इस तरह की गाइडलाइंस दिए गए जिसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स बताए गए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। देखिए एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी में इसमें से मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी में मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं। देखिए क्या होता है, नार्कोटिक ड्रग्स आपको पता ही होंगी, हेरोइन, जीएचबी, ये सारी नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं और इनका कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि इसका मिस यूज़ ना किया जा सके। तो एक तरह का एक्ट पास हुआ था एनडीपीएस एक्ट 1985 में, जिसमें क्या किया था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा था कि कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट जो है उनका प्रोडक्शन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन मतलब उनको उगाना, उनको अपने पास पोजेस करके रखना, इलीगली उनको अपने पास कहीं छुपा के रखना, उनकी सेल, परचेज, उनके ट्रांसपोर्ट पे, स्टोरेज पे ये इस तरह का कोई भी तरह का एक्शन जो है वो कोई भी पर्सन नहीं करेगा। तो इस तरह के एक्ट को रेगुलेट करने की देखिए कमेटी बनाई गई है। हर साल ये कमेटी हमेशा ही बनाई जाती है, जिसमें एक चेयरमैन होता है और अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह की कमेटी बनाई जाती है ताकि इस तरह के जो सब्सटेंस है उनका कंट्रोल्ड वे में यूज़ किया जा सके हमारे इंडिया में। पूछे आपसे, देखिए फर्स्ट चेयरमैन कौन थे फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी के, आर एस सिन्हा, आर डी दलाल, बी मुखर्जी या डॉक्टर भाटिया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर भाटिया थे देखिए फर्स्ट चेयरपर्सन फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी के। क्या था, देखिए इनको अपॉइंट किया गया था इस कमेटी में ताकि ये जो है इंडिजिनस ड्रग जो कि हमारी भारत में ही पैदा होती हैं ड्रग, उन पर रिसर्च करें और उन ड्रग्स को आयुर्वेदा में यूज़ करने के लिए अपने कुछ पॉइंट्स रखें, कुछ रिसर्च करें। तो इस तरह की कमेटी बनाई गई थी
जिनका हेड बनाया गया था, जिसका चेयरपर्सन बनाया गया था डॉक्टर भाटिया को। पूछा आपसे, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट इनमें से कैसे इलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट है देखिए, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ काउंसिल फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, मतलब खुद में से ही वो अपने मेंबर्स ही जो है वो इलेक्ट कर लेते हैं। नॉमिनेट किया जाता है क्या, हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इलेक्ट किया जाता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा। नन ऑफ द अबव आंसर है इसका ऑप्शन ए। देखिए जो प्रेसिडेंट होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर बी सुरेश। तो ये भी आपको याद रखना है का नाम भी। वो जो काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, इंटरनल मेंबर्स, वो खुद में ही वोटिंग करते हैं और उसके थ्रू इलेक्ट करते हैं इस तरह का जो प्रेसिडेंट होता है उनको। इनका जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स तक होता है, 5 साल तक रहते हैं। बट ये फिर री इलेक्शन भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, री इलेक्ट भी हो सकते हैं अगर इनको उस काउंसिल के मेंबर जो है वो फर्दर इनको इस तरह की ड्यूटी देना चाहे तो। फिर पूछा देखिए, बेसिक इंस्टॉलेशन एरिया कितना होना चाहिए जो कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्वायर मीटर में एरियाज बताए गए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 25 स्क्वायर मीटर होना चाहिए जो बेसिक इंस्टॉलेशन एरिया होना चाहिए कैप्सूल प्लांट लगाने के लिए। शेड्यूल एम क्या होता है, देखिए शेड्यूल एम पार्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, जिसमें शेड्यूल एम के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें ये डील करता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन होती है, कंपनी जो उनको बनाते हैं उनका प्रीमिसेस कैसा है, उनका एरिया कैसा है, किस एरिया में वो बनाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम किस तरह को मैनेज करते हैं अपने उस प्रोडक्शन यूनिट में, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज किस तरह की हैं, वहाँ पर किस तरह से प्रोडक्शन होती है, क्लीनिंग किस तरह से होती है इक्विपमेंट्स की। तो सारे ही जो है वो शेड्यूल एम के अंदर आता है। तो देखिए मिनिमम एरिया जो है इस तरह के कैप्सूल प्लांट के लिए बेसिक इंस्टॉलेशन एरिया 25 स्क्वायर मीटर होता है। प्लस क्या होता है, देखिए 10 स्क्वायर मीटर, आपसे सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा गया बेसिक एरिया तो आपने 25 को बोला। प्लस देखिए 10 स्क्वायर मीटर होता है एंसिलरी एरिया, मींस एक्स्ट्रा एरिया जो है ये दिया जाता है पेनिसिलिन एंड नॉन पेनिसिलिन सेक्शंस के लिए। मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक तरह का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन एरिया दिया जाता है जिसमें इस तरह की प्रिपरेशन जो है उनको रखा जा सकता है। देखिए फिर पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू गांजा। तो इसमें आपसे पूछा है कि अगर इस तरह के गांजा मतलब कैनाबिस भी होता है, इसको इंग्लिश में कैनाबिस कहते हैं, तो पनिशमेंट क्या पनिशमेंट मिलती है अगर जो कैनाबिस से रिलेटेड रूल्स हैं उसको गाइडलाइंस को फॉलो ना किया गया तो किस तरह की पनिशमेंट मिलती है। अलग अलग तरह की इम्प्रिज, देखिए जेल बताया गया कितने साल की जेल और कितना फाइन हो सकता है, देखिए अलग अलग तरह से आपको। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो अगर इस तरह की जो कैनाबिस है अगर उसको किसी ने इलीगल उसको हैंडलिंग किया उसका, तो उस पर्सन को 5 साल तक की जेल हो सकती है और 50,000 रुपये का फाइन हो सकता है। देखिए नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट अभी हमने पहले ही देखा है, इसको 1985 में पास हुआ था, जिसमें किसी भी तरह के जो नार्कोटिक ड्रग हैं, जिसमें हमने अभी इसमें हम कैनाबिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी पर्सन जो है वो कल्टिवेट नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकता इस तरह की चीज़ों को। और अगर वो करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। इस केस में कैनाबिस के केस में 5 साल की जेल होती है और 50,000 रुपये जुर्माना होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकंड ईयर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चंस, जिसमें हम एमसीक्यू देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।